दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MGK 70 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2023 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे आगे वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। दोस्तों बात करें बाल विकास की प्रक्रिया की तो दोस्तों बाल विकास की प्रक्रिया जो है ये भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर जीवन भर चलती है और विकास के क्रम में शिशुआवस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं और ये अवधि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में आती है। इसे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था में विभाजित किया जाता है। मध्य बाल्यावस्था भाषा एवं विकास की पूर्ण अवस्था कही जाती है। इसी अवधि में बच्चे के भाषा का विकास तेजी से होता है, साथ ही उसकी रुचियों का विस्तार, चिंतन एवं का विकास भी होता है और ये इसी काल की मूल विशेषता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत यानी कि स्टेज थ्योरी भी कहा गया है और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे को इन सभी क्रमों से होकर गुजरना ही पड़ता है। उनके कन्वेंशनल स्तर में दूसरी अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था सम्मिलित होती है, जिसे सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास अवस्था भी कहते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है और इन अवस्थाओं को कोहलबर्ग सार्वभौमिक अवस्था मानते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है। दोस्तों कक्षा में परिचर्चा के दौरान यदि एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो ये जेंडर पक्षपात कहलाता है और जेंडर पक्षपात के अंतर्गत प्रायः महिलाओं को कमजोर वर्ग के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है जेंडर पक्षपात। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, कई बार ये पूछा जाता है। अगला है दोस्तों, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। दोस्तों बच्चों के मध्य जेंडर को लेकर व्याप्त रूढ़ियों एवं लिंग किसी विशेष काम के लिए अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और इसके अतिरिक्त NCERT द्वारा तैयार दस्तावेज जिसे NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहा जाता है में भी जो है लैंगिक पक्षपात को न केवल कम करने बल्कि समाप्त करने पर भी बार बार जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। दोस्तों लेव वाइगोस्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है लेव वाइगोस्की सामाजिक अधिगम अनुबंध सिद्धांत। अगला दोस्तों, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की बातों को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं। दोस्तों लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच एवं व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न हो सकती है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन पहला व्यक्तिगत वार्ता। अगला दोस्तों, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दोस्तों बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पहाड़ ढांचा यानी कि इसके फोल्डिंग
इसके फोल्डिंग कहलाता है। और ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय है। ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन 4 पहाड़ ढांचा, इसके फोल्डिंग। अगला दोस्तों, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है जो 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था में बच्चों के विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शी तर्कशक्ति की जगह तार्किकता आ जाती है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था को बालक की 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? दोस्तों, स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होती है। ये स्कीमा 2 प्रकार की होती है, पहला साधारण स्कीमा तथा दूसरा जटिल स्कीमा। साधारण स्कीमा मोटर का या खिलौनों के स्कीमा से को समझा सकता है। इसी तरह अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ या सूर्य क्या है आदि जटिल स्कीमा के उदाहरण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो ऑप्शन पहला स्कीमा। अगला दोस्तों, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? दोस्तों, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना होता है। वस्तुतः आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगस्त निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? दोस्तों, सामान्यतः बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा और समझ आदि के अर्थों में होता है और बुद्धि द्वारा ही हम अपनी विविध समस्याओं का समाधान निकालते हैं। केली एवं थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है और बुद्धि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होती तथा विविध प्रकार की बौद्धिक योग्यता ये प्रमाणित करती है कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का ये समूह है। अगला दोस्तों, रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? दोस्तों, दिए गए विकल्पों में रूही सृजनात्मकता विचारक गुणों को प्रदर्शित कर रही है और सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी नई योग्यता या तथ्य का सृजन करता है और पूर्ण रूप से उससे अपरिचित होता है। इस प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति को सृजनशील व्यक्ति कहा जाता है और जिस प्रतिभा के आधार पर कोई व्यक्ति इस तरह के कार्यों को अंजाम देता है उसे सृजनात्मकता कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन पहला। अगला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा एक मूल अधिकार है और जिससे किसी भी बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन पहला अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके अपनाने चाहिए। अगला दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों, समावेशी शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा सभी प्रकार के भेदभाव के अंतर को समाप्त करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है ताकि समाज में मौजूद प्रत्येक बच्चे को एक स्तर पर लाया जा सके। तो यहाँ राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला दोस्तों, पठन वे फल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? दोस्तों, डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है
जिससे बच्चे पढ़ना लिखना और शब्दों के बोल पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। और तीन तरीके का होता है। डिस्लेक्सिया के प्रथम चरण में बच्चे अक्षर और संख्या की पहचान करना, पढ़ना, मापना, समय देखना और अन्य गतिविधियां नहीं कर पाते हैं। डिस्लेक्सिया के दूसरे चरण में भ्रूणावस्था से ही बच्चों के मस्तिष्क का विकास नहीं होता है और इसमें बच्चों की शब्दों की पहचान करने और उसका उच्चारण करने में परेशानी होती है। और तीसरे प्रकार के डिस्लेक्सिया में वैसे मस्तिष्क में चोट के कारण शब्दों को सुन नहीं पाते, जिससे उन्हें शब्दों का उच्चारण करने और उसे पढ़ने में परेशानी होती है। तो दोस्तों ये पठन विकार है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हमारा है दूसरा ऑप्शन थर्ड, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता से जो है पठन वैफल्य या डिस्लेक्सिया संबंधित है। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित समावेशी शिक्षा अधिकार आधारित मानवतावादी परिदृश्य की अवधारणा पर आधारित है। और ये शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा का वर्गीकरण ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इनमें एक सामान्य छात्र एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय व्यतीत करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है दोस्तों हमारा है ऑप्शन हमारा थर्ड, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, दोस्तों संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है और सोचने का आधार अवबोधन है और अवबोधन पर्यावरण में किसी वस्तु के साथ अवलोकन, अनुभव और प्रक्रिया के द्वारा आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन फोर्थ, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? दोस्तों स्कूल में प्रवेश करने के पहले ही बच्चों के मस्तिष्क में बहुत सी ऐसी भावनाएं, धारणाएं गहराई तक बनी होती हैं जिसके अनुसार बच्चे प्रत्येक चीज को उसी आकार में निर्मित करते हैं और एक अपनी अलग दुनिया का निर्माण करते हैं और इसी सिद्धांत को सहजानुभूत सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत बच्चों के लिए घातक होती है, अतः शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों के माध्यम से बच्चों के सहजानुभूत सिद्धांतों को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यह सिद्धांत बच्चों के किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर है वो ऑप्शन पहला हमारा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती दी जानी चाहिए। अगला दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में हमेशा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है और आधुनिक शिक्षा पद्धति में बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा की योजना बनाई जाती है ताकि उसका सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए और इस तरह के विकास में बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा संवेगात्मक विकास आदि सभी पक्ष शामिल होते हैं। तो उससे राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, दोस्तों संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, शामिल हैं। जीवन में संवेग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति के वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में इसका भारी योगदान होता है। इसलिए संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना एवं उनका समुचित इस्तेमाल संज्ञान कहलाता है। तो उसे राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, सन्निहित होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है और संरचनावाद का योगदान शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप से है। और संरचनावाद ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके इसका स्वरूप प्रयोगात्मक बनाया ताकि मनोविज्ञान की हर शाखा जैसे शिक्षा मनोविज्ञान भी शामिलता का स्वरूप प्रयोगात्मक हो गया है। अतः शिक्षा में उन पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाने लगा जिससे शिक्षार्थियों के चिंतन, स्मरण, प्रतिक्षण एवं ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास तथा उनका प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो। तो उससे राइट आंसर है वो ऑप्शन फोर, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम में काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।